हम लोगों ने पिछले क्लास में साउंड के बारे में पढ़ा था। साउंड यानी ध्वनि, आप याद है? तो बताइएगा, पहले हम लोग रिवीजन कर लें। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे मस्तिष्क कान के द्वारा मस्तिष्क को संकेत पहुंचाता है। हम लोगों ने यही पढ़ा था ध्वनि। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि ध्वनि जो होती है वो एक ऊर्जा का रूप है और वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गमन करता है। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गमन करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में भी हम लोगों ने ध्वनि को देखा था, तो वो किस प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक ऊर्जा या फिर अनुप्रस्थ यांत्रिक ऊर्जा, यही हम लोगों ने देखा था। तो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, इसमें ध्वनि किस प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है? ध्वनि किस प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य में भी हम लोगों ने देखा था कि अनुदैर्घ्य तरंगों का कुछ क्वालिटी होती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होगा उसका कुछ खासियत होगा। तो अनुदैर्घ्य तरंग का क्या खासियत होगा, बता सकते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो जिस माध्यम में कण जा रहा है, जिस दिशा में कण जाएगी, जिस दिशा में माध्यम का कण गमन करेगा, वो उसी दिशा में ध्वनि गमन करती है। जैसे आप अगर आगे की ओर जाते हैं, आप आगे की ओर जाते हैं तो आपकी ध्वनि भी आगे की ओर जाएगी। जैसे मान लिया जाए आप किसी लाइन में खड़ी हैं और आप आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए और आपके पीछे वाला व्यक्ति जो है ऊपर की ओर उछलना शुरू कर दे, तो मान लेते हैं कि आप जो हो गए उस लाइन में एक माध्यम है और उस माध्यम का एक कण है। आप एक कण है, तो उस कण में जो दूसरा कण था यानी ध्वनि, ध्वनि आपके ही तरफ जाएगा। आप अगर आगे की ओर बढ़ेगा तो ध्वनि भी आगे की ओर बढ़ेगा, और अगर वो अनुप्रस्थ तरंग रहेगा तो वो ऊपर की ओर उछलना शुरू कर देगा। हम लोगों ने ध्वनि का 8 गुण पढ़े थे। ध्वनि का 8 गुण पढ़ा था। जिसको बता सकते हैं ध्वनि का कौन कौन से गुण है जो ध्वनि अपने पास रखता है? ध्वनि में 8 प्रकार के गुण पढ़े थे, 8 या 9 प्रकार का। ध्वनि में 9 प्रकार का गुण पढ़े थे हम लोग। ध्वनि का पहला होता है, ध्वनि में आवृत्ति होती है। ध्वनि के अंदर आयाम होता है। ध्वनि के तरंग होती है। ध्वनि के अंदर तरंग होती है, उसका आवर्त काल होता है, उसका तरंग दैर्घ्य होता है, तारत्व होती है, प्रबलता होता है, गुणता होता है, फिर उसका तीव्रता होती है। कौन कौन सा चीज? आयाम, आवृत्ति, तरंग, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य, प्रबलता, गुणता, तीव्रता, आवर्त काल, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आवर्त काल या आवृत्ति, आवर्त काल किसे कहते हैं? आवर्त काल किसे कहेंगे? आवर्त काल क्या है? अगर पूछ दिया जाए आवर्त काल क्या है, तो पिछले कक्षा में बताया था मैंने कि आवर्त काल क्या है, याद है? आवर्त काल नहीं याद है? बहुत अच्छी बात। इससे अच्छा और क्या होगा? ये आवर्त काल मैंने 3 दिन तक पढ़ाया। 3 दिन में भी अभी आपको याद नहीं हुआ। अब बताइए किस दिन याद होगा? इस प्रकार से नहीं काम चलेगा, आपको याद करना ही पड़ेगी तो ही काम बनेगा। आवर्त काल कहते हैं एक दोलन को पूरा करने में। मतलब एक बार किसी वस्तु को अगर स्वतंत्र रूप से लटका दें तो एक बार उसको पूरी डोल जाने में जितना समय लगता है उसे
आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल के बाद आवृत्ति बताए थे। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में कितने बार वो डोल रहा है, एक सेकंड में कितने बार वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ वस्तु डोल रहा है, हिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक बताइए। आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है ना? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, इसको HZ से सूचित करते हैं, हर्ट्ज को। उसके अलावा बताइए आवृत्ति, ये तो हम लोग देख ली। तरंग, तरंग में क्या क्या खासियत होते हैं? ये एक प्रकार का तरंग है, ये भी एक प्रकार का तरंग है। तो इस तरंग का क्या क्या गुण होगा, इसमें क्या क्या चीज है? तो इसमें एक तो श्रृंग होती है, एक तरंगदैर्घ्य में एक श्रृंग होता है और एक गर्त होती है। एक तरंगदैर्घ्य में एक श्रृंग और एक गर्त होता है ना? श्रृंग और गर्त। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो बताइएगा, ये मान लीजिए ये एक तरंग है, ये एक तरंग है, तो इसमें आयाम पढ़ाए थे, है ना? आयाम कौन सा होगा? ये तो तरंग हो गया, ये आपका A और B बिंदु हो गया, ये आपका C और D। ऑप्शन है AB या CD, दूसरा ऑप्शन है CD। कौन सा ऑप्शन सही है आयाम के लिए? आयाम जो है आपका AB होगा। AB क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। और CD आपका क्या हो जाएगा? CD जो है आपका, ये तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। तरंगदैर्घ्य के अलावा हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। क्या चीज? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में डिफरेंट क्या अंतर है, याद है? अनुदैर्घ्य तरंग का बताइए और अनुप्रस्थ तरंग का अंतर बताइए। अनुदैर्घ्य तरंग जो है माध्यम के कण के दिशा में ही दोलन करता है। जिस दिशा में माध्यम का कण चलेगा उसी दिशा में अनुदैर्घ्य तरंग जाती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है आपका ठोस, द्रव और लिक्विड, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में जाता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग को गमन करने के लिए निर्वात में भी ये गमन कर सकता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात में गमन नहीं करेगा। अनुप्रस्थ तरंग में संपीड़न और क्या होता है? अनुदैर्घ्य में संपीड़न और विरलन। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? संपीड़न और विरलन। लेकिन अनुप्रस्थ में
अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त होती है। ये हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग को एक पढ़ना था प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि ध्वनि का ही एक गुण है ना। प्रतिध्वनि ध्वनि का एक गुण है जिसको इंग्लिश में इक्को कहते हैं। इक्को इक्को कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर कुआं में आप कहीं जाकर के बोलते हैं तो नीचे से कुआं भी आपको बोलता है। आप अपना नाम अगर कुआं में पुकारिएगा नीचे मुंह करके तो कुआं भी आपको पुकारता है। मतलब दो ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, एक तो आपकी ध्वनि और एक लगता है कि कुआं नीचे से बोल रहा है, और एक कुआं की। या कोई खाली कमरा हो, खाली कमरा में कोई हल्ला अगर एक बार बोलेगा तो उधर से कमरा भी आवाज देता है दूसरी बार। तो ये आवाज कहां से आती है? तो ये आवाज आपका वो दीवार से टकरा करके फिर आपके पास रिटर्न आती है। तो वो आपको दो ध्वनियां सुनाई पड़ती है। एक ध्वनि तो आप जो बोले उसी वक्त सुनाई पड़ गया, दूसरी ध्वनि दीवार से टकरा करके वापस आने में उसको कुछ समय लगता है, तो वो दूसरी ध्वनि जो है आपकी वास्तविक ध्वनि से कुछ सेकंड बाद सुनाई पड़ता है। इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का अगर परिभाषा लिखना हो, प्रतिध्वनि की परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं किसी विस्तृत एवं कठोर अवरोध से ध्वनि के किसी विस्तृत एवं कठोर अवरोध से ध्वनि के प्रवर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना। किसी विस्तृत एवं कठोर अवरोध से प्रवर्तित होकर ध्वनि को पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। किसको कहेंगे? किसी विस्तृत अथवा कठोर अवरोध से टकरा करके किसी विस्तृत अथवा कठोर अवरोध से टकरा करके ध्वनि को पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिध्वनि तो समझ लिए भाई कि अगर टकरा करके रिटर्न आएगा तो उसको प्रतिध्वनि कहेंगे। अब ये सोचिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कोई दूरी होगी, कितना दूरी से बोलेंगे तब ध्वनि फिर हमारे पास ही टकरा करके आएगा। तो कम से कम जो दूरी है वो आपका 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। कहीं कहीं पे ये 16 मीटर भी डिस्टेंस दिया हुआ होता है। ठीक है। तो ध्वनि की चाल वायु में, ध्वनि की चाल वायु में कहीं कहीं पे 332 लिया जाता है और कहीं कहीं पे 330। तो ये 16 भी दिया जा सकता है या फिर 17.2 दोनों होगा। मतलब 17.2 क्या होगा? अगर आप यहां खड़ा है, आप यहां हैं और दीवार यहां है, तो आपसे और दीवार के बीच की दूरी जो होगा वो 17.2 मीटर की दूरी पर दीवार होनी चाहिए, तो ही आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। दूसरी चीज, प्रतिध्वनि तो तब सुनाई पड़ेगी जब 17 अब इसमें पूछ दे सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी की ध्वनि को कितना दूरी तय करना पड़ता है न्यूनतम? प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को न्यूनतम कितना दूरी तय करना पड़ता है? तो ये हो जाएगा कितना? 34.4 मीटर। 34.4 मीटर। कैसे? तो ध्वनि आप यहां से बोलिएगा तो ये दूरी जो है न्यूनतम दूरी कितना? 17.2 किलोमीटर 2 मीटर। यहां से फिर इसको रिटर्न जाना है तो फिर कितना जाएगा? 17.2 मीटर न्यूनतम। यानी 17.2 और 17.2 कितना हो गया? 34.4 मीटर की दूरी न्यूनतम तय करनी पड़ती है। दूसरी प्रश्न आती है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? श्रोता और दीवार के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो श्रोता और दीवार के बीच में जो दूरी होगा वो 17.2 किलोमीटर।
और ध्वनि के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो वो हो जाएगा 34.4 किलोमीटर। ये तो आप ध्वनि सुन लिए, ये दूरी हम लोग समझ लिए। अब एक चीज और हो सकता है कि ये जो प्रतिध्वनि है हमारे कान पर जल्दी जल्दी आ जाए। अगर प्रतिध्वनि जल्दी जल्दी हमारे कान पर आएगा तो क्या सुनाई पड़ेगा या समझ में आएगी? जल्दी जल्दी आएगा तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। एक ध्वनि हमारे कान में, जैसे क अगर बोलते हैं तो क हमारे कान पर पढ़ने के 0.1 सेकेंड के बाद ख ध्वनि सुनाई पड़ेगी। क और ख अगर हम बोलते हैं तो क और ख हमें कब सुनाई पड़ेगी? जब इन दोनों ध्वनियों के बीच में 0.1 सेकेंड की समय अंतराल हो। मतलब क बोलने के 0.1 सेकेंड के बाद ख बोला जाए तो ही हम लोग सुन सकते हैं। अगर इससे पहले कोई बोल दिया तो हम लोग उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में किसी ध्वनि का प्रभाव न्यूनतम कितने समय तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक। इसके बाद इस जैसे का बोला गया तो का ध्वनि का प्रभाव खत्म होगा तभी ना खा सुनाई पड़ेगा। तो का प्रभाव खत्म होने के लिए समय कितना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड का समय चाहिए। किसी भी ध्वनि के एक ध्वनि सुनने के दूसरे ध्वनि एक ध्वनि सुनने के बाद दूसरा ध्वनि सुनने के लिए जो समय है वो आपको कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, या इसी को 1/10 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि बूम। ध्वनि बूम का नाम सुने या अनुरणन? अनुरणन, अनुरणन कभी सुने हैं नाम इसका? इसको कहते हैं रीवाइब्रेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? रीवाइब्रेशन। रीवाइब्रेशन, रीवाइब्रेशन कहेंगे किसको? तो एक बड़े हॉल में बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। बारंबार क्या हो? परावर्तन हो, मतलब बार बार आए जाए आए जाए आए जाए। एक ही ध्वनि क्या हो? किसी बड़ा हॉल में आना जाने बार बार होते रहे तो उसे क्या कहेंगे? अनुरणन। इसके कारण एक घटना घटती है। अनुरणन के कारण आपका एक घटना घटता है। वो घटना होता है क्या चीज? तो कभी कभी आप लोग फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि बहुत जोर की अगर आवाज होती है तो क्या होता है? उस घर का खिड़की का शीशा टूट जाता है। तो ये आपको रीवाइब्रेशन, रीवाइब्रेशन कहने का मतलब एक बार तो यहां ध्वनि का प्रभाव पड़ा, वाइब्रेट हुआ, फिर ये टकरा करके बाहर गया, फिर आया, फिर से टकरा। एक बार तो यहाँ पर वाइब्रेट अभी वाइब्रेशन शुरू हुआ था और दूसरा वाइब्रेशन यहाँ शुरू हो गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंट होगा इसके कारण क्या हो जाएगा? खिड़की का कांच टूट जाएगा। ठीक है, अनुरणन समझ गए। उसके बाद आपका है ध्वनि के परावर्तन। समझते हैं ध्वनि का परावर्तन? तो ध्वनि का जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन जिस प्रकार से होता है सेम उसी उन्हीं आधारों पे ध्वनि का भी परावर्तन होती है। तो दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ में जिससे परावर्तक सतह कहा जाता है से टकराकर ध्वनि वापस लौटने की, दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से ध्वनि के वापस लौटने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। दो माध्यमों से, जैसे ये एक माध्यम है, दीवार है, इस दीवार पर एक ध्वनि इधर से बोला, एक
एक बॉक्स बजा दिया गया, बॉक्स बजा दिया गया, तो इसका ध्वनि जो है, इस बॉक्स का ध्वनि यहां से जाकर के टकरा करके फिर इधर वापस आएगी, तो ये हो गई आपका परावर्तन। अब ये परावर्तन का नियम जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के समतुल्य है। इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब आपतित किरण कहने का मतलब ये जाने वाला किरण, ये ए हो गया और ये बी, तो ए किरण जो है आपतित हो गया, बी किरण जो है परावर्तित हो गया, और आपतन बिंदु इसे कहेंगे ये सी को, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे, ये भी ए भी यहां मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, तो ये एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो ध्वनि के परावर्तन का नियम भी सेम वही होगा कि आपतित ध्वनि तरंग, आपतित ध्वनि तरंग एसी और परावर्तित ध्वनि तरंग सीबी, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ओसी, ओसी तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, तथा आपतित ध्वनि तरंग और परावर्तित ध्वनि तरंग के बीच का कोण समान होगा। आपतित ध्वनि तरंग और परावर्तित ध्वनि तरंग के बीच का कोण समान होगा, मतलब आपतित ध्वनि तरंग का कोण बराबर परावर्तित ध्वनि तरंग का कोण, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन के नियम, और ये किसका परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के नियम। फिर ध्वनि के परावर्तन तो समझ लिए कि भाई टकरा करके वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं, लेकिन इस परावर्तन का काम क्या है। एक तो परावर्तन का काम, हम लोग प्रतिध्वनि सुन रहे थे, प्रतिध्वनि भी सुन रहे थे किसके कारण, परावर्तन के कारण, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वही बात फिर से टकरा करके वापस आ रही, तो प्रतिध्वनि भी हमें परावर्तन के कारण। और भी इसका उपयोग हो सकता है, तो प्रतिध्वनि का उपयोग कहां कहां होता है, डॉक्टर का आला देखें, आला, आला, आला में दिल की धड़कन को सुना जाता है, आला में क्या सुना जाता है, दिल के धड़कन को। तो दिल की धड़कन में आवाज जो आती है वो आपका लब और डब का आवाज आती है, लब डब का आवाज आती है। इसमें लब और डब दोनों अलग अलग शब्द है, और इनका दोनों का अर्थ भी एक अलग अलग निकलता है, लब और डब। लब जो है अनुशीतलन को बताता है, हृदय की अनुशीतलन अवस्था को, हृदय की अनुशीतलन अवस्था को बताता है कौन, लब। और डप जो है हृदय की प्रंकुचन अवस्था को बताता है। डप किसको बताता है, डप प्रंकुचन अवस्था को बताती है। तो आला यानी स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा दिल की धड़कन को सुना जाता है, और उसमें लब और डब की आवाज आती है। और इस लब और डब की आवाज में, लब और डब की आवाज में सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किया जाता है आला में। उसके अलावा फिर देखा है, ये तो हो गया आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के अलावा और किस चीज से ध्वनि की आवाज सुनी जा सकती है, तो ध्वनि की आवाज सॉरी परावर्तन का उपयोग जो है मेगाफोन में किया जाता है। मेगाफोन, मेगाफोन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेगाफोन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस है, ठीक है। मेगाफोन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसमें जो है इसके अलावा बल्ब और जैसे आइसक्रीम बेचने वाला जो हॉर्न का उपयोग करता है, एक रबड़ का उसमें गुंबद टाइप का बैलून टाइप का लगा हुआ होता है, उसको दबाने से आपकी क्या होती है, आवाज निकलती है। उसमें भी वाइब्रेशन, जब उसमें भरा हुआ ये रबड़ वाला गुंबद भरा हुआ है, और इसमें इस प्रकार का ये नहीं बन पाएगा। तो जो आइसक्रीम बेचता है वो जो हॉर्न का प्रयोग करता है उसमें भी ध्वनि का उपयोग होता है, और वो भी ध्वनि के प्रवर्तन का। मेगाफोन में ध्वनि के प्रवर्तन का उपयोग होता है। फिर आपका आला में उपयोग होता है। ध्वनि का प्रवर्तन का उपयोग ध्वनि पट में भी होती है। ध्वनि पट में ध्वनि के प्रवर्तन का उपयोग ध्वनि पट में क्या उपयोग होता है, तो जब बड़े बड़े हॉल में कहीं बोला जाता है, भाषण दिया जाता है, तो वहां एक व्यक्ति जो है बोलेगा तो पूरे एरिया में आवाज सही तरीके से नहीं सुनाई पड़ेगी। तो इसके लिए उस क्षेत्र को हल्का वक्राकार बनाया जाता है, ताकि ध्वनि जो है टकरा करके सही रूप से सभी को सुनाई पड़े। इसलिए ध्वनि पट में भी आपका उपयोग किया जाता है ध्वनि के प्रवर्तन का। ये हो गई आपकी परिवर्तन, ध्वनि के प्रवर्तन के उपयोग। उसके अलावा अब देखते हैं श्रव्यता का परिसर, मतलब हम लोग ध्वनि कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ध्वनि की एक निश्चित आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं, है ना। ध्वनि के एक निश्चित आवृत्ति को सुन सकते हैं, तो वो श्रव्यता का परिसर कहलाता है। श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता का परिसर कितना होगा, तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की श्रव्यता वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। श्रव्यता का परिसर या श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि में भी 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को अब श्रव्य तरंग कहा जाता है, यानी अब श्रव्य ध्वनि, इसे मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुनेगा इसे। 20 से कम या 20,000 से ज्यादा इसे भी मनुष्य क्या करेगा, नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 से ज्यादा की आवृत्ति को मनुष्य अपने कानों के द्वारा नहीं सुन पाएगा। तो इसे सुनेगा कौन, तो इसे 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि सुन सकते हैं। जिसके कारण आप देखेंगे कि कभी अगर भूकंप आता है, भूकंप के समय अब श्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अब श्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। और ये तरंगे कौन सुन सकता है, कुत्ते और बिल्ली, चमगादड़, हाथी, हवेल, गैंडा आदि अब श्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। इसके कारण भूकंप आने के कुछ समय पहले ये लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 20,000 हर्ट्ज
20,000 हर्ट्ज, या फिर इसे क्या कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ये और ये दोनों क्या है, बराबर ही है। तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इसे प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे भी कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, पॉपराइज आदि सुन सकते हैं। कुत्ते जो है, कुत्तों का उपयोग पुलिस के द्वारा इसी प्रस्रव्य तरंग के आधार पर किया जाता है। आप लोग कहते हैं कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुत्ते का उपयोग किया, सहायता लिया, तो ये कुत्ता जो है ये प्रस्रव्य तरंग को ही सुनता है और कुत्ते के माध्यम से पुलिस चोर को पकड़ लेता है। आपको पता है कि एक बच्चा जो है 5 साल का एक बच्चा, वो 25 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को सुन सकता है। 25 किलो हर्ट्ज मतलब हम लोग कितना सुन सकते हैं? बड़े मनुष्य जो है, वयस्क मनुष्य, वो 20,000 हर्ट्ज, लेकिन 5 साल का तक का बच्चा जो है वो 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। मतलब बड़े वयस्क व्यक्ति से छोटे बच्चे की सुनने की क्षमता अधिक होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज पे सीमित हो जाती है। ठीक है, आज इतना ही। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे। ठीक है, और अगले दिन याद करके आए, क्योंकि आप लोग याद नहीं रखते हैं। जो डॉट हो वो पूछ लीजिए।